Hello students, myself Sadaf Arfi, working as an assistant professor in Department of Pharmacy, Access Colleges. Today I am going to discuss about crude drugs in pharmacognosy. Like before starting what are crude drugs in pharmacognosy, firstly we have to understand what is pharmacognosy and why we are studying crude drugs in pharmacognosy. Like फार्माकोग्नोसी की बात करें हम कि फार्माकोग्नोसी क्या है, तो फार्माकोग्नोसी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स दैट आर originated from natural origin like animals, plants, मिनरल सोर्स, मराइन सोर्स, जो भी ड्रग्स जो हमको नेचुरल ओरिजिन से हमको मिलती हैं, जिनकी कुछ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिनके अंदर उनकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिनको हम एज अ ड्रग यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेडिसिन और क्रूड ड्रग्स प्रोड्यूस्ड और ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दैट आर आइदर प्लांट, माइक्रोब्स और एनिमल्स. सिर्फ इसमें हम ड्रग की स्टडी ही नहीं करते हैं, स्टडी की ड्रग के अलावा हम ड्रग की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, जैसे यहाँ पे लिखा है इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसके क्या यूज़ है उसका एज अ मेडिकामेंट. मतलब अगर हम कोई ड्रग प्लांट से निकाल रहे हैं या प्लांट के अलावा किसी भी और नेचुरल सोर्स से हम उसको निकाल रहे हैं, तो सिर्फ उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम नहीं करते हैं, उसकी स्ट्रक्चरल स्टडीज़ क्या होंगी, मतलब किस तरह का प्लांट का स्ट्रक्चर होगा, कैसे हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या प्लांट के अलावा कोई भी नेचुरल सोर्स से हमें अगर ड्रग मिल रही है तो हम कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, मतलब बॉडी में जब वो ड्रग जा रही है तो वो ड्रग किस तरह से एक्टिविटी शो कर रही है, बॉडी में क्या एक्टिविटी शो करती है. ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मतलब उसके अंदर कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, अल्कलॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, सेपोनिन्स हैं, या फिर क्या उसका केमिकल नेचर है, उसके अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, क्या उनका केमिकल स्ट्रक्चर्स है जिनकी वजह से वो एक्टिविटी शो कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपके बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़. बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स वो किस चीज़ को बिलोंग करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट फैमिली को बिलोंग करते हैं, कि प्रोटीन्स को बिलोंग करते हैं, ठीक, क्या आपके न्यूक्लिक एसिड्स को बिलोंग करते हैं, ये हम स्टडी करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये पढ़ते हैं कि कलर क्या होगा प्लांट, अगर हम कोई फॉर एग्जांपल हम कोई ड्रग आइसोलेट करके उसको एक्सट्रैक्ट करके प्लांट से बाहर निकाल रहे हैं तो उसका कलर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगी प्लांट, उसका आपकी ड्रग का टेस्ट क्या होगा, टेक्सचर कैसा है, फील करने पे कैसा आ रहा है, ये स्टडी हम सारी फिजिकल स्टडीज़ में उनकी करते हैं. और नेक्स्ट है हमारा लास्ट आपका मेडिसिनल यूज़. क्या ड्रग का मेडिसिनल यूज़ है, बॉडी में आपकी ड्रग जब वो जा रही है तो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, एज एन एनाल्जेसिक यूज़ हो रही है, मेडिसिनल यूज़ या मेडिकामेंट की तरह आप इसको कह सकते हो कि इसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी भी, ये भी हम कह सकते हैं कि एज अ थेरेप्यूटिक एक्टिविटी वो क्या शो कर रहा है प्लांट. एनाल्जेसिक की तरह यूज़ हो रहा है, एंटीपायरेटिक की तरह यूज़ हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह यूज़ हो रहा है, क्या एक्टिविटी शो कर रहा है. फार्माकोग्नोसी टर्म जो आपकी डिराइव हुई है वो मेनली दो वर्ड से डिराइव हुई है. एक है आपका फार्माकॉन और दूसरा है आपका जिनोसिस. फार्माकॉन का अगर आप बात करें, ये ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड दोनों, फार्माकॉन और जिनोसिस ग्रीक वर्ड से आपका डिराइव हुआ है फार्माकॉन या फार्माकोग्नोसी टर्म, जिसमें फार्माकॉन का मतलब होता है आपका ड्रग और जिनोसिस का मतलब है आपका नॉलेज. मतलब जहां हम ड्रग की स्टडी कर रहे हैं उस ब्रांच ऑफ फार्मेसी को हम फार्माकोग्नोसी बोलते हैं. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि फार्माकोग्नोसी क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में इट इज़ अ नॉलेज ऑफ ड्रग्स दैट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन. ये था आपका फार्माकोग्नोसी. नेक्स्ट आ जाइए, अब हम क्योंकि हम स्टडी करने जा रहे हैं कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं फार्माकोग्नोसी में, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि क्रूड ड्रग्स हैं क्या, क्या कहलाती हैं क्रूड ड्रग्स. जिस फॉर्म में हम ड्रग को नेचुरली आइसोलेट कर रहे हैं नेचर से, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो आपका प्लांट सोर्स हो, चाहे वो मराइन सोर्स हो, वो आपका क्रूड फॉर्म में कहलाएगा या वो आपकी क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रग कहलाएगी. डेफिनेशन में देखिए, जैसे क्रूड ड्रग इज़ अ नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंसेज डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज सच एज प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ऑर्गेन और होल ऑर्गेनिज्म. मतलब हम उसको जिस भी ओरिजिन से ले रहे हों, ओरिजिन आपका हमेशा नेचुरली होगा, क्योंकि फार्माकोग्नोसी टर्म हमारी नेचुरल ही, जो नेचुरल मेडिसिन या जो हम हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो नेचर से हम मेडिसिन निकालते हैं, उसकी ही स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं. तो जो आपका ओरिजिन होगा आपकी ड्रग का, वो
वहीं कहीं से भी हो सकता है, बस वो ओरिजिन नेचुरल ही होना चाहिए। प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी, बैक्टीरिया से भी, या और अब उन प्लांट का आप होल ऑर्गेनिज्म को भी यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट को भी यूज़ कर सकते हो जो कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी थेरेपेटिक एक्टिविटी दे रहा हो। ठीक, अब ये जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्लांट मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मिटिगेशन के लिए भी डिजीज़ की यूज़ कर सकते हैं, डिजीज़ का ट्रीटमेंट अगर हमें करना हो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो ड्रग हम ले रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं नेचुरल ओरिजिन से, वो किसी डिजीज़ के डायग्नोसिस में भी यूज़ हो सकती है, क्योर में भी यूज़ हो सकती है, प्रिवेंशन में भी यूज़ हो सकती है, और ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो सकती है। क्रूड ड्रग्स जो हम ओरिजिनेट करते हैं वो प्लांट सोर्स से भी होती हैं, एनिमल सोर्स से भी होती हैं। ठीक, मोस्टली जब हम इनको बाहर निकालते हैं, मतलब जब हम इनको आइसोलेट करते हैं ड्रग्स को, तो आइसोलेट करने के बाद हम इनको सेपरेट करने के बाद प्लांट से हम इनकी ड्राइंग करवाते हैं एज इट इज़। मतलब आफ्टर कलेक्शन जब हम प्लांट को कलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा प्लांट के अलावा जो भी सोर्स से हम नेचुरल सोर्स से अपनी ड्रग कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम पहले कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद उनको हम सब्जेक्ट कर देते हैं, मतलब आगे फर्दर हम उनको ड्राइंग प्रोसेस में लेके जाते हैं, या एज इट इज़ अगर हमारा कोई पार्ट यूज़ हो रहा होगा तो हम उसको एज इट इज़ ड्राई कर लेंगे, या ड्राई ऐसे नहीं कर सकते तो हम उनको ट्रांसवर्स सेक्शंस में या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में, डिपेंड करता है कि हमारी ड्रग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद स्लाइसेस में, पीसेस में कट कर लेते हैं। या अगर हम कोई जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं वो सीड्स के फॉर्म में है, उसको हमें उसकी सीड्स के ऊपर जो कवरिंग या शेल होती है उसको पील ऑफ करना है, तो उसको हम पील ऑफ भी कर सकते हैं कुछ केसेस में, और फाइनली हम उसको ड्राई करवा के यूज़ कर सकते हैं। क्रूड ड्रग्स जो हमारी डिराइव होती हैं वो नेचुरल ओरिजिन से ही डिराइव होती हैं। अब ये नेचुरल ओरिजिन, जैसे भी हमने आपको प्रीवियस पॉइंट्स में ही बताया कि ये नेचुरल ओरिजिन प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, हम मिनरल सोर्स से भी ले सकते हैं क्रूड ड्रग्स को अपनी, हम मराइन सोर्स से भी ले सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भी ले सकते हैं। जैसे हमारी जितनी भी हर्बल ड्रग्स आती हैं मोस्टली, जो हम जैसे अभी कोविड की सिचुएशन में गिलोय हम लोग ले रहे हैं, गिलोय एक्सट्रैक्ट है तो वो प्लांट ओरिजिनेटेड है। हम ड्रग्स एनिमल ओरिजिनेटेड, हम लोग कॉड लिवर ऑयल लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका मराइन ओरिजिनेटेड है। मिनरल्स हम लोग यूज़ करते हैं फार्मेसी के केसेस में, जैसे टैल्क वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, बेंटोनाइट यूज़ करते हैं, वो आपका मिनरल ओरिजिनेटेड है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम जितनी भी आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, जितनी भी एंटीबायोटिक्स हम बनाते हैं, वो आपकी सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड होती हैं। नेक्स्ट आइए, इन अदर वर्ड्स अगर हम सिंपल पॉइंट्स में बात करें कि क्या है फार्माकोग्नोसी, तो या क्रूड ड्रग आपकी क्या है, तो क्रूड ड्रग आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रग है, जहाँ पे हम सिंपल फॉर्म में ड्रग को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि क्रूड ड्रग्स सिंपली कितने टाइप्स में डिवाइड करी गई है। क्रूड ड्रग्स सिंपली दो टाइप्स में डिवाइड करी गई है, एक है आपकी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और दूसरी है आपकी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स कहलाती हैं जिनके अंदर हम जो भी हमारा प्लांट का या एनिमल सोर्स का पार्ट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, मतलब सेल्स ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए। जो भी हमारा आइसोलेटेड पार्ट है, जिसको भी हम प्लांट से या किसी भी आपके नेचुरल सोर्स से निकाल रहे हैं, उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा आपका ऑर्गेनाइज्ड सोर्स या आपकी क्रूड ड्रग कहलाती है। और जहाँ पे नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो आपका हमारा अनऑर्गेनाइज्ड आपका ड्रग कहलाता है। फिर से डेफिनेशन में देख लीजिए, दे आर कंप्राइजेस ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स, दे आर कंप्राइजेस ऑफ दोज क्रूड ड्रग्स मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट एंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब उसमें आप किसी भी पार्ट से ले रहे हो नेचुरल ओरिजिनेटेड ड्रग्स को, उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट में हम अगर प्लांट की लीव्स लेते हैं या प्लांट की स्टेम लेते हैं, या हम राइजोम्स ले रहे हैं, रूट्स ले रहे हैं, फ्लावर्स ले रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक, तो ऐसे टाइप्स ऑफ क्रूड ड्रग्स जहाँ पे हम प्लांट का कोई भी पार्ट ले रहे हैं और उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, उन टाइप की क्रूड ड्रग्स को हम अपनी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स कहते हैं।
नेक्स्ट इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे हमने आपको भी एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे जो भी आपकी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स होती हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना ज़रूरी हो। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे लीव्स की बात करें, धतूरा प्लांट है या सिन्ना प्लांट है, इनमें हम इनका लीव्स यूज़ करते हैं। लीव्स यूज़ करते हैं तो लीव्स में सेलुलर स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट होता ही है। नेक्स्ट आपका बार्क है, सिन्नामन और सिंकोना इसके एग्जाम्पल्स हैं, कुर्ची भी है, इसके हम लोग सिंपली बार्क लेके यूज़ करते हैं। बार्क आप ले रहे हो तो उसमें भी आपका सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आपका वुड, अगर हम प्लांट के किसी वुड पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम सैंडलवुड यूज़ करते हैं, ठीक, तो इसमें भी हमारा वुड जो है वहाँ पे भी हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। रूट्स हैं, रोल्फिया और लिकोराइस की हम रूट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जिंजर टर्मरिक के राइजोम्स हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ भी हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्लोव और सेफ्रॉन यूज़ करते हैं हम, क्लोव और सेफ्रॉन के हमारे फ्लावर्स यूज़ होते हैं, इसमें भी हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सीड्स हुए, फ्रूट्स हुए, स्टेम हुई, फ्रूट्स हम फेनेल और कोरिएंडर की फ्रूट्स यूज़ करते हैं, जो फेनेल कोरिएंडर हम यूज़ करते हैं उसका फ्रूट पार्ट होता है, वहाँ भी हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। हेयर्स और फाइबर, जो कॉटन हम लोग यूज़ करते हैं, जूट यूज़ करते हैं, सर्जिकल प्रोडक्ट्स में हमारी कॉटन यूज़ होती है, तो यहाँ पर भी हमारा सेलुलर पार्ट जो है वो प्रेजेंट है। मतलब अगर हम एक उस कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो जितने भी हमारी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स होती हैं उन सब में प्लांट का कहीं ना कहीं सेलुलर पार्ट प्रेजेंट होना नेसेसरी है। नेक्स्ट देखिए, unorganized cellular structures. In case of unorganized cellular structures, cellular part is not present. Like here the drugs products of plant, animal और mineral source. यहाँ पे भी हमको जो ड्रग मिल रही हैं वो सेम हमारी नेचुरल ओरिजिन से ही होंगी, लेकिन इन केसेस में या इन जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं हमारा यहाँ पे सेलुलर पार्ट होना जो है वो नेसेसिटी नहीं है। मीन्स इफ़ वी आर टेकिंग अबाउट लाइक वी आर एक्सट्रैक्टिंग सम मटेरियल, सम गम्स, सम रेजिन फ्रॉम एनी प्लांट, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, अभी मैंने लास्ट टाइम आपको भी एग्जांपल दिया लास्ट स्लाइड में कि हम गिलोय का एक्सट्रैक्ट जो अभी यूज़ कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या है, हम गिलोय का लीफ पार्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम गिलोय का एक्सट्रैक्ट निकाल के और फिर उसको इम्यूनिटी बूस्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग है, क्योंकि हम ड्रग का जो हम गिलोय एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं उस एक्सट्रैक्ट में कहीं सेलुलर पार्ट प्रेजेंट नहीं है, वो उसके अंदर का फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है या प्लांट के अंदर का केमिकल कंपोनेंट है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो उस टाइप के जब ड्रग्स होते हैं, हम उस टाइप से अगर हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं कोग्नोसी में, तो वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग्स कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है आपका, अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो अगर हम ड्राइड लेटेक्स को यूज़ कर रहे हैं, ड्राइड किसी प्लांट के ड्राइड जूसेस यूज़ कर रहे हैं, ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जो गम्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे रेजिन्स प्लांट से निकलते हैं, बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे, कभी घर में भी हम लोगों के लगे रहते हैं कि जब उनको प्लांट्स की स्टेम्स को ब्रेक करते हैं तो उसमें वाइट कलर का मिल्की मटेरियल निकलता है, वो गम्स और रेजिन्स उस तरह के एक्सट्रैक्ट्स कहलाते हैं। जितने भी हमारे गम्स और रेजिन्स होते हैं, इसी तरह से जब हम प्लांट्स में इंसिजन करते हैं तो इंसिजन करने के बाद ये प्लांट से अपने आप एक्सट्रीड आउट होते हैं, ठीक। तो ये हमारे गम्स हुए, रेजिन्स हुए, फिक्स्ड ऑयल्स और फैट्स जितने हम यूज़ करते हैं, फिक्स्ड ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, फिक्स्ड ऑयल में हमारा कैस्टर ऑयल हम यूज़ करते हैं तो कैस्टर सीड से निकालते हैं हम। सिंपल हम सरसों का तेल घर में यूज़ कर रहे हैं तो वो सरसों का तेल हमारा क्या है, हमने सीड से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला, हम डायरेक्टली सीड्स तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसका कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं बाहर निकाल के, उससे एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ करके, तो वो पार्ट या वो फॉर्म हमारी ड्रग की अनऑर्गेनाइज्ड या नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग्स कहलाती हैं। नेक्स्ट, आफ्टर कि आपको पता चल गया कि क्या है क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, मेनली उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब कैसे हम इन क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई करें। हम फर्दर अगर फार्मेसी में जाएंगे, या भाई ऐसे तो एनवायरनमेंट में बहुत सारी क्रूड ड्रग्स प्रेजेंट हैं, प्लांट मतलब अभी कितनी स्पीशीज़ हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, स्टिल अभी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं कर पाए, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और उनकी भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं बॉडी के अंदर, वो कुछ थेरेपेटिक एक्टिविटी शो करते हैं जब वो बॉडी में दिए जाते हैं, ठीक। तो क्लासिफिकेशन किस तरह से हम उन ड्रग्स को क्लासीफाई कर पाएँ या किस तरह से हम उनको स्टडी करें कि हमें आइडेंटिफिकेशन हमारा उन ड्रग्स का जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए, इसके लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ कि हम उन क्रूड ड्रग्स को जो हमारी अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, नेचुरल सोर्स से जो हमको मिल रही हैं, उनको हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कुछ सिस्टम्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए आए, जो कि
अल्फ़ाबेटिकल आपका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, केमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है और सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स हैं या आप कह सकते हो ये सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्रूड ड्रग्स को प्रॉपर्ली क्लासीफाई कर सकते हैं और उनकी स्टडी हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हर सिस्टम के अपने कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जितने सिस्टम्स आप पढ़ेंगे इन सबके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स हैं जो कि आगे फर्दर हम लोग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और पहला सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन का वो है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। कैसे हम अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप जैसे डिक्शनरी हम लोग यूज़ करते हैं। डिक्शनरी आपने देखा है कि हम वर्ड्स के अकॉर्डिंग ABCD ऐसे करके पूरी डिक्शनरी बनी हुई है। कोई भी वर्ड्स अगर हम चूज़ ले रहे हैं, हमें अगर उसको मतलब आइडेंटिफाई करके बाहर ढूंढना है कि कैसे हम कोई ड्रग कोई भी वर्ड ढूंढ रहे हैं तो हम सिंपल डिक्शनरी में जाते हैं। अगर हम ए से कोई वर्ड ढूंढना चाहते हैं तो ए वाला सेक्शन खोलते हैं, हमें वो ड्रग या वो आपका वर्ड मिल जाता है। B सेक्शन में गए तो वैसे मिल जाता है। तो उसी तरह क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन भी इसी तरह होता है सेम। हम ड्रग्स को उनके लैटिन वर्ड्स के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब अब लैटिन वर्ड्स में जाओगे तो अल्फ़ाबेट्स कुछ अलग हो सकते हैं, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स, और अगर आप नॉर्मल इंग्लिश नेम पे जाओगे तो स्टार्टिंग वर्ड्स कुछ अलग हो सकते हैं। तो क्रूड ड्रग्स में जब हम अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में डिपेंड करता है कि किस तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर हम कोई एक बुक डेवलप ऐसी कर रहे हैं कि हमारे एक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें हम यूज़ करें, अगर हम इंग्लिश वर्ड्स को ही यूज़ करें तो थ्रू आउट हमारी वो जो भी हमारी हम इंसाइक्लोपीडिया टाइप की बनाएंगे या जो भी हमारी बुक होगी वो सेम उसी चीज़ को ही फॉलो करेगी। इंग्लिश वर्ड्स ले रहे हैं तो आप थ्रू आउट वो बुक इंग्लिश वर्ड्स में ही रहेगी। लैटिन वर्ड्स ले रहे हो आप ड्रग के तो थ्रू आउट लैटिन वर्ड्स में ही रहेगी। स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे हम ड्रग्स को इसमें क्लासीफाई करते हैं। क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉर्म ऑफ देयर लैटिन नेम और इंग्लिश नेम। हम लैटिन नेम्स का भी यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश नेम का भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर हम फॉलो कर रहे हैं लैटिन को तो फिर हम लैटिन ही थ्रू आउट फॉलो करेंगे। अगर हम इंग्लिश वर्ड्स को लेके अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम फिर थ्रू आउट इंग्लिश वर्ड्स ही यूज़ करेंगे। ठीक, तो बहुत सारी जो हमारी ऑलरेडी हम लोग फार्माकोपियाज देखते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया है, आपका ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया है। तो इन्होंने हर्बल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दिया है। हर्बल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है। कुछ ने लैटिन वर्ड्स फॉलो किए हैं, कुछ ने इंग्लिश वर्ड्स फॉलो किए हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स में जैसे आप देख सकते हैं इंडियन फार्माकोपिया IP जो आपकी है, इन्होंने 1955 तक जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था हर्बल ड्रग्स का वो इन्होंने आपके लैटिन वर्ड्स पे दिया था। लेकिन जैसे जैसे आपका नए वॉल्यूम्स आते गए और आपका डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे इन्होंने इंडियन फार्माकोपिया ने 1966 तक इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर दिए थे क्लासिफिकेशन के लिए। पहले ये लैटिन वर्ड्स फॉलो करते थे और फिर उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स लेना शुरू कर दिए। ऐसे ही आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया है। ब्रिटिश फार्माकोपिया आपके प्लांट्स के और या आपके इंग्लिश वर्ड्स को लेती है और उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन करती है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया USP जिसको आप बोलते हैं, नेशनल फॉर्मूले भी बोलते हैं, ये भी आपके इंग्लिश वर्ड्स को ही यूज़ करती है क्लासिफिकेशन के लिए। इसमें अगर आप जाएंगे इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसमें सारी ड्रग्स जो हैं वो इंग्लिश वर्ड्स के बेसिस पे ही क्लासीफाई की गई हैं, उनके इंग्लिश नेम के बेसिस पे क्लासीफाई की गई हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, ये भी इंग्लिश आपके नेम्स को यूज़ करती हैं। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ये भी आपके इंग्लिश वर्ड्स को ही इंग्लिश नेम्स को ही यूज़ करता है। यूरोपियन फार्माकोपिया लैटिन टाइटल्स या लैटिन वर्ड्स को यूज़ करता है क्लासिफिकेशन करवाने के लिए आपकी हर्बल ड्रग्स का। ठीक, तो ये आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है। सिंपली अगर हम बात करें क्या है, तो जहाँ हम आप अपनी ड्रग्स के अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे कि उनकी स्टार्टिंग किस अल्फ़ाबेट से हो रही है, A से हो रही है, B से हो रही है, C से हो रही है, उस बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन हम वर्ड्स में उनके इंग्लिश नेम्स से भी कर सकते हैं और उनके लैटिन नेम से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम जो भी मेथड यूज़ करेंगे फिर हम क्लासिफिकेशन के लिए थ्रू आउट दी क्लासिफिकेशन हम सेम ही नेम्स लेंगे। अगर हम लैटिन नेम्स ले रहे हैं तो लैटिन ही लेंगे, इंग्लिश नेम्स ले रहे हैं तो फिर इंग्लिश से ही कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ एग्जाम्पल, जैसे कि अकेशिया, बेंजोइन, सिंकोना, डिल, अर्गट, देख रहे हैं आप A B C D E, फेनिल F, जेंशन G। ठीक,
हायोसाइमस, इपिकैक्वाना, जेलब, कुर्ची, ये सब क्या है ABCD करके इन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन दिया है। सब डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हैं, इसमें बहुत सारी एनिमल ओरिजिनेटेड भी हैं, एनिमल सोर्स से जो हमको मिली हैं, बहुत सारी प्लांट ओरिजिनेटेड भी हैं, बहुत सारी इसमें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग्स भी हैं जहाँ पे हम सेलुलर पार्ट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी ड्रग्स इसमें अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग्स भी दी गई हैं। जैसे आपका वूल फैट है हमारा, ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फैट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कोई सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक, बीज वैक्स हम यूज़ कर रहे हैं, बीज वैक्स आपका क्या है, ये भी एक एक्सट्रैक्ट है, ये भी हमारा क्या है अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग है। ठीक, यहाँ पे हम मार्ट बात कर रहे हैं, ये आपका रेजिन है, ये भी आपका अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग है, रेजिन्स यूज़ कर रहे हैं। सन्ना की हम लीव्स यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सेल्स आ गई, लीव्स यूज़ कर रहे हो तो सेल्स आएंगी, दैट मीन्स दिस इज दी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग। इधर आप ओपियम की बात करिए, ओपियम हमारा क्या होता है, ये भी एक रेजिन है, एक्सट्रैक्ट होकर निकलता है ओपियम फ्लावर से, तो ये भी हमारा क्या हुआ अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग हुआ। ठीक, तो एग्जाम्पल्स मतलब जब अब हम यहाँ पे जब क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे या अल्फ़ाबेटिकल के बेसिस पे अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो इसमें कुछ सेम जब ये भी हमको बताया हमने कि जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे तो किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्रूड आप जो आपकी क्रूड ड्रग ले रहे हो आप वो ऑर्गेनाइज सिस्टम से ले रहे हो, ऑर्गेनाइज फॉर्म में ले रहे हो कि अनऑर्गेनाइज फॉर्म में ले रहे हो। ठीक, तो उसी बेसिस पे देखिए इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं। एडवांटेजेस क्या है, पहला क्या, ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इजीली अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे आप क्लासीफाई करके रख सकते हो, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स ABCD EFG करके Z तक आप पूरा क्लासिफिकेशन दे सकते हो। बहुत सिंपल मेथड है। अगर आप किसी सिस्टम में इसमें लोकेशन देखना चाहते हो किसी ड्रग की, अगर आप कोई ड्रग उठा रहे हो उसका नाम B से है तो आप सीधे B वाले पोर्शन में जाओ और उसको आप इजीली लोकेट कर सकते हो, इजीली ड्रग की ट्रेसिंग कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए आपने पूरी बुक डेवलप कर ली, पूरी बन गई, ठीक, फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया बनी हुई है, मान लीजिए कोई नई ड्रग आई है, ठीक, और वो आपको इनकॉर्पोरेट करनी है इंडियन फार्माकोपिया के अंदर, तो आप सोचेंगे कहाँ उसे इनकॉर्पोरेट करें। तो अगर उस ड्रग का नाम अगर आप इंडियन फार्माकोपिया अगर इंग्लिश में अब आ रही है तो अगर इंग्लिश वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो ड्रग का और उस ड्रग का नाम C से है तो आप सीधे C में जाओ और उसको वहीं पे ऐड कर दो। तो किसी भी ड्रग में कोई भी नई ड्रग आती है तो उस ड्रग का नाम का एडिशन होना ईजी होता है। अगर हम कोई नई ड्रग ले रहे हैं, मतलब अगर हम सर्च कर रहे हैं किसी ड्रग के लिए तो ईजिली वो कहाँ लोकेट होगी वो हम ईजिली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी की ट्रेसिंग करनी हो तो कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक इजी मेथड है, सिंपल मेथड है। ये इसकी एडवांटेजेस है कि अगर हम अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ले रहे हैं तो हम सिंपली उसकी एक एडवांटेज क्या होगी कि सिंपल मेथड होगा बहुत ज़्यादा, हम आराम से कोई भी ड्रग को ईजिली लोकेट या ईजिली ट्रेस कर सकते हैं, एडिशन करना चाहें तो भी ईजिली कर सकते हैं। दिस मेथड प्रोवाइड क्विक रेफरेंस सर्च ऑफ द क्रूड ड्रग। वही चीज़ कि अगर आप सिंपली क्विक आप देखना चाहते हो कि क्रूड ड्रग अल्फ़ाबेट आपने पता चल गया, आपने अगर आप बुक देख रहे हो, जो भी आप इंसाइक्लोपीडिया या जो भी आप फार्माकोपिया फॉलो कर रहे हो, अगर वो इंग्लिश में लिखी हुई है तो आप सिंपल ड्रग का इंग्लिश वर्ड लीजिए, उसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ले लीजिए और इजीली सर्च कर लीजिए और आप क्विक रेफरेंस जल्दी उस चीज़ को सर्च कर सकते हो। जैसे हम लोग डिक्शनरी में वर्ड्स को ईजिली ABCD करके सर्च कर लेते हैं। ठीक, तो इसी तरह ये मेथड का एडवांटेज क्या है कि आप ड्रग की ट्रेसिंग लोकेशन ईजी कर सकते हो और एक क्विक मेथड है, टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, आप किसी भी ड्रग को ईजिली और जल्दी सर्च कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी, ये तो एडवांटेजेस की बात हो गई हमारी। डिसएडवांटेजेस क्या है, साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड। सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपके ऊपर बताई कि यहाँ पे कुछ आपकी ड्रग ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हैं और कुछ आपकी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, तो आप क्लासिफिकेशन करते टाइम आप ये नहीं बता सकते कि ड्रग हमारी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है या ये ड्रग हम ऑर्गेनाइज्ड यूज़ कर रहे हैं और ये ड्रग अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। हाँ, आपको पता हो, अगर आपको पहले से ही नोन हो तो बात अलग है, लेकिन आप इजीली इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये नहीं बता सकते कि हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ड्रग की यूज़ कर रहे हैं या अनऑर्गेनाइज्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक, दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द ड्रग ऑफ प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्स। सेम वही चीज़ कि हमारे ड्रग, अब जैसे ये हमारा वूल फैट है, ये हमारा एनिमल सोर्स है, ठीक, बीज वैक्स है, ये हमारा एनिमल सोर्स है। ठीक, यहाँ सिन्ना की बात कर रहे हैं, क्वेसिया, रोल्फिया, इन सब की बात करिए आप, तो ये हमारे क्या है प्लांट सोर्स हैं। तो हम किस प्लांट सोर्स है या कहाँ से हमारी ड्रग निकल रही है, प्लांट ओरिजिनेटेड है, एनिमल ओरिजिनेटेड है, मिनरल ओरिजिनेटेड है, ये चीज़ पता लगा पाना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है अगर हम अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं तो।
नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी ड्रग की मॉर्फोलॉजी क्या है। हर ड्रग की मॉर्फोलॉजी अलग होती है, हर ड्रग के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, ठीक। सबके फ्लावर के कलर में चेंजमेंट होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं फ़र्क होगा। अगर उनकी स्मेल की बात करें तो चेंज होगा, अगर हम कोई एक्सट्रैक्ट बाहर निकाल रहे हैं प्लांट से तो उनका कलर अलग होगा, उनका ऑर्डर अलग होगा, उनकी टेस्ट अलग होगी। जैसे अब लास्ट स्लाइड में हमने देखा बीज वैक्स, और हमने बीज वैक्स देखा था और आपका वूल फैट देखा, ठीक। तो ये दोनों आपके क्या हैं, एनिमल ही ओरिजिनेटेड वैक्सेस हैं, लेकिन बीज वैक्स का कलर कुछ अलग होगा, उसकी टेक्सचर कुछ अलग होगा, उसकी स्मेल कुछ अलग होगी। वूल फैट देखोगे तो वो उसका टेक्सचर कुछ अलग होगा, उसकी स्मेल कुछ अलग होगी, ठीक। तो इस बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जब हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कलर ऑर्डर के बेसिस पे उनका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। क्रूड ड्रग्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल रिकॉग्नाइज्ड represented into organized or unorganized form. The organized drugs are divided into plants part like लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा। हम क्या पार्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक, ये हम डिफाइन करवा सकते हैं, कि हम बता सकते हैं हम लीव्स यूज़ कर रहे हैं, कि हम फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं, हम फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं। अगर हम फ्लावर को उठाएंगे या देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ इस प्लांट का ये फ्लावर पार्ट है, या ये इस प्लांट की लीफ हम यूज़ कर रहे हैं, या रूट यूज़ कर रहे हैं, राइजोम यूज़ कर रहे हैं। जो भी पार्ट यूज़ कर रहे हैं वो हम इजीली क्या करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स से बाहर के स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं, ठीक। अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेम वही चीज़, लेटेक्स यूज़ कर रहे हो, कि गम यूज़ कर रहे हो, कि कोई एक्सट्रैक्ट निकाल के यूज़ कर रहे हो, ये हम बता पाएंगे इजीली, क्योंकि हमें उसकी मॉर्फोलॉजी दिख रही है। अगर हमारे हाथ में कोई एक्सट्रैक्ट निकल के आता है, कोई लिक्विडी मटेरियल है, कोई रेजिन, कोई गम निकल के आता है, तो हम उसको इजीली देख के बता सकते हैं उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करके कि ये हमारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग है, ठीक। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जब हम मॉर्फोलॉजिकल या उसके बाहर के स्ट्रक्चर्स को देख के हम ये बताएं कि हमारा क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पे हो कि हम अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग यूज़ कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल है आपका, जैसे लीव्स यूज़ में है आपका दतूरा है, सिन्ना है, वसाका है, ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीन एग्जाम्पल्स आपके जो हैं ये आपके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग हैं। लीव्स यूज़ कर रहे हैं या बार्क यूज़ कर रहे हैं, वुड यूज़ कर रहे हैं, रूट्स यूज़ कर रहे हैं, ये आपका क्या आएगा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग में आएगा। रेजिन्स आप यूज़ कर रहे हैं किसी प्लांट के, बाल्सम ऑफ टोलू एग्जाम्पल है, एसाफोटिडा जो हम लोग हींग यूज़ करते हैं वो भी एक रेजिन टाइप ऑफ रेजिन है, वो एग्जाम्पल है। गम्स हम लोग अकेशिया जिलेटिन आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे, ये आपके गम्स हैं, तो ये आपके क्या हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग्स हैं, ठीक। ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग यूज़ कर रहे हो या अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग यूज़ कर रहे हो, ये हम इजीली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू बता पाते हैं। और इसमें हम ड्रग्स को इसी तरह क्लासीफाई करते हैं कि हम उसका ऑर्गेनाइज फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उस अगर तो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, लीव्स, फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, सीड्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन कैसे होगा। या फिर अगर अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, रेजिन्स यूज़ कर रहे हैं, गम्स यूज़ कर रहे हैं, लेटेक्स यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई एक्सट्रैक्ट निकाल के यूज़ कर रहे हैं, तो आपका उसका क्लासिफिकेशन उस बेसिस पे होगा। इस सिस्टम के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं, देखिए, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, स्पेशली व्हेन केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज़ नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। हमें नहीं पता कि ड्रग का केमिकल नेचर क्या है, ठीक, तो हम इससे इजीली आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम उसका इजीली आइडेंटिफाई करके, हम नहीं जानते हमने क्या ड्रग ली है या हमें उसका क्लासिफिकेशन नहीं पता, पर हाँ हम उसकी मॉर्फोलॉजी देख के बता सकते हैं कि हमने ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग ली है कि अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग ली है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द अडल्ट्रेंट्स। अडल्ट्रेंट्स टर्म यहाँ हमने यूज़ करी है। अडल्ट्रेंट्स मोस्टली होते क्या हैं, अडल्ट्रेंट्स का मतलब होता है जब हम कोई सिमिलर दिखने वाला, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला कोई अदर इंग्रेडिएंट ऐड करें अपनी क्रूड ड्रग के अंदर, जिसकी प्रॉपर्टीज़ उस जो हमारी ओरिजिनल ड्रग है उससे थोड़ी लो ग्रेड की प्रॉपर्टीज़ हों, या हो सकता है वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चरल उसकी प्रॉपर्टी सेम हो ड्रग के हमारे कंपैरिजन में, लेकिन उसकी कोई थेरेपेटिक एक्टिविटी ना हो, ठीक है, तो उस तरह के सब्सटेंसेस को हम अडल्ट्रेंट्स बोलते हैं। जैसे कि हम अभी, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली घर पे सुना होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि वो मिर्ची का जो लाल मिर्च हमारी पीसी हुई आती है उसमें क्या करते हैं, ब्रिक जो होते हैं हमारा ईटा, वो पीस के डाल देते हैं, ठीक, तो वो एज एन अडल्ट्रेंट हमारा क्या है,
यूज़ हो रहा है, तो अडल्ट्रेंट्स वही होते हैं। तो लेकिन अगर हमें ये पता है, अगर हमें अपने ड्रग की मॉर्फोलॉजी पता है कि हाँ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं और हमारी ड्रग की मॉर्फोलॉजी ऐसी होती है, तो उस केस में अगर हमारी ड्रग के अंदर अडल्ट्रेशन हुआ है, अगर उसके अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐड किया गया है जिसकी एक्टिविटी उतनी अच्छी या एक्टिविटी नहीं है, या एक्टिविटी या लो ग्रेड सब्सटेंसेज हैं, या उसको बिल्कुल ही कोई एक्टिविटी नहीं है और उसको ऐड कर दिया गया है, तो वो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे। ठीक, डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर वही चाहे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है वो हमें आइडिया नहीं मिलता, और थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है ड्रग का वो हमें आइडिया नहीं मिलता। हमें ये तो पता लगा सकते हैं मॉर्फोलॉजी देख के कि ये गम है या रेजिन है, ठीक, या फिर ये ड्राइड लेटेक्स है या फिर कोई एक्सट्रैक्ट है, ये हम पता लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ठीक, अल्कलॉइड है, फ्लेवोनॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, या कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है इसके अंदर, या प्रोटीन्स कंपोनेंट है, या न्यूक्लियर एसिड्स प्रेजेंट हैं, ये हम इसे नहीं पता लगा सकते इस क्लासिफिकेशन से। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, थेरेपेटिक यूज़, ड्रग किस लिए यूज़ होने जा रही है, बॉडी के अंदर वो क्या थेरेपेटिक यूज़ देगी, क्या एक्शन प्रोवाइड करेगी, एनाल्जेसिक यूज़ हो रही है, एंटीपायरेटिक की तरह यूज़ हो रही है, ये हम इससे क्लासीफाई नहीं कर पाते। ठीक, ड्यूरिंग कलेक्शन, ड्राइंग एंड पैकेजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रूड ड्रग चेंजेस एंड देन दे आर डिफिकल्ट टू स्टडी। अब मान लीजिए हमने कोई लीफ ली, हमने लीफ का कलेक्शन किया प्लांट का, ठीक, ड्राई हुई लीफ ली हमने, और किसी प्लांट की लीफ ली और स्टेम ली, ड्राई होने के बाद कलेक्शन पे तो वो आपको दिखेगा, क्योंकि वो नेचुरल कलर में रहेगी, अपना ग्रीन है, ब्राउन है, जैसी भी रहेगी आपको दिखाई देगी, तो आप उसका इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि हाँ भाई ये लीफ पार्ट है, ये हमारा रूट है, ये हमारी स्टेम है। लेकिन ड्राई होने के बाद जब हम उसकी पैकेजिंग करते हैं तो हम ड्राइंग तो करते ही हैं, अदरवाइज अगर हम ड्राई नहीं करेंगे और मॉइस्चर रहा हमारी ड्रग में तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ड्राई करने के बाद हमारी डिफ़िकल्टी ये आती है कि फिर हमारा मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ड्रग में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। जब आप उसको ड्राई कर दोगे तो मॉर्फोलॉजी उसकी चेंज होगी, भाई लीफ जो है वो सुकड़ जाएगी, ठीक, तो उस केस में डिफ़िकल्टी होती है आइडेंटिफाई करने में फिर ड्रग को कि हमने इसकी ये लीफ ली थी, ये स्टेम लिया था, या दोनों चीज़ें अगर आपस में मिल गई तो फिर उसका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्राइंग करने पे कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में और उसके शेप में, उसके कलर में चेंज आएगा। ठीक, तो ये किसकी डिसएडवांटेज है कि हम केमिकल स्ट्रक्चर्स, केमिकल कॉम्पोनेंट नहीं बता सकते, हम थेरेपेटिक यूज ड्रग का नहीं बता सकते, और सेकेंड क्या है कि कलेक्शन करने के बाद जब हम ड्राइंग करते हैं पैकेजिंग करने के लिए तो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्वियसली ड्राइंग आप करोगे, सन के कांटेक्ट में जाएगा, सनरेज के, तो उसके कलर में और उसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं चेंज आएगा और फिर हम ड्रग को, अगर हमारी ड्रग मिक्स हो गई तो फिर उनको आइडेंटिफाई कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजमेंट आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए आप, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग है। ठीक, यहाँ पे हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारा क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोनेंट्स के बेसिस पे होता है, मतलब क्या केमिकल कंपाउंड हमारा उसके अंदर प्रेजेंट है। देखिए, क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्रग। जो हमारा सबसे मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारी ड्रग में प्रेजेंट है, जो एक्टिविटी शो कर रहा है, उसके बेसिस पे हमारा जब क्लासिफिकेशन होगा तो वो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, ये हमारा प्रेफर्ड मेथड होता है, मतलब ये हम यूज़ करते हैं, यूज़ किया जाता है मोस्टली, क्योंकि केमिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मोस्टली जब हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं तो वो किस केमिकल क्लास को बिलोंग कर रही हैं, तो उसमें हम उसके थ्रू हम इसको आपका कर सकते हैं क्लासीफाई। ठीक, अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, क्रूड ड्रग कंटेनिंग सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप्ड अंडर सेम, मतलब क्लासेस। हो सकता है ऐसा कि उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक, हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म यूज़ हो रहा हो सकता है अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म यूज़ हो रहा हो, लेकिन क्योंकि उनके अंदर का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, ठीक, तो वो सेम क्लास ऑफ ड्रग में आ सकती हैं। जैसे यहाँ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वो आपके हैं अल्कलॉइड्स
हो सकते हैं, ठीक, ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं, टेनिन्स हो सकते हैं, वॉलेटाइल्स ऑयल्स, ये सब क्या है, ये हमारा केमिकल्स हैं, ठीक, केमिकल के बेसिस पे। लेकिन आप इसमें आपने धतूरा है, वसाका है, विनका है, लोबेलिया है, इनके एग्जाम्पल हैं। ग्लाइकोसाइडिक कंटेंट है इसमें, कैस्करा है, सिन्ना है, डिजिटैलिस है, ये वो प्लांट हैं जिनके अंदर हमारा ग्लाइकोसाइडिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। टेनिन्स में कटाचू है, माइरोबाइलम है, अशोका है, इसमें हमारे टेनिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोव में, यूकेलिप्टस में, सिनेमन हमारे इसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, भले ही हम क्लास अपनी ड्रग का ऑर्गेनाइज पार्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर अनऑर्गेनाइज पार्ट यूज़ कर रहे हैं, इसको हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि जितनी भी हमारी क्रूड ड्रग्स हैं जिनके अंदर हमारा अल्कलॉइड एज अ केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, उन सब को हम एक ही क्लास के अंदर रखेंगे। जिनके अंदर हमारे ग्लाइकोसाइडिक कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सब को हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में रखेंगे। टेनिन्स हैं तो एक क्लास में रखेंगे, सेम एज वोलेटाइल ऑयल हैं तो उनको हम एक ही क्लास के अंदर रखेंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन हमारा मोस्टली क्या होता है कि जब हमारा क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोनेंट्स के बेसिस पे हो कि वो किस क्लास ऑफ केमिकल को बिलोंग कर रहे हैं, उनको हम एक ही क्लास में रखते हैं इस टाइप के क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका लिपिड्स हैं। लिपिड्स में आपका कैस्टर ऑयल है, बीज वैक्स है, अरैकिस ऑयल है, ये हमारा क्या है, सारे के सारे लिपिड कंटेंट होता है इनके अंदर। तो बीज वैक्स आप देखिए, आप ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग है। अराकिस ऑयल भी आपका अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग है, क्योंकि बीज वैक्स में आप वैक्स यूज़ कर रहे हो, ये भी एक मतलब आप सीधे सेलुलर स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हो, नॉन सेलुलर पार्ट है। ऑयल भी आपका, ऑयल में भी आपका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रहा, नॉन सेलुलर पार्ट है, ठीक। लेकिन ये दोनों आ किसके अंदर हैं, वही चीज़ कैस्टर ऑयल सेम क्लास ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर आ रहे हैं, सब लिपिड्स में ही आ रहे हैं, भले ही चाहे वो ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग में यूज़ हो रहे हो चाहे अनऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज़ हो रहे हो। कार्बोहाइड्रेट्स और उसके डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पे, अकेशिया है, अगार है, हनी है, लिंसीड है, ट्रगाकांथ है, ठीक। ये भी आपके क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स हैं। कार्बोहाइड्रेट केमिकल मतलब इन सब जितने भी आप ये ड्रग्स एग्जांपल देख रहे हो, सब के अंदर मेन केमिकल कंपोनेंट आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। फिर यहाँ पे भी वही है कि कार्बोहाइड्रेट को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज हैं अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कोई भी हो सकता है, आप उसको उसके बेसिस पे क्लासीफाई नहीं कर रहे। तो जितना भी हमारा रेजिन्स हुआ, विटामिन हुआ, हार्मोन्स हुआ, या लास्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमने अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन्स लिए, इन सब का क्या है, केमिकल क्लासेस हमने एक सेट कर दी है। अल्कलॉइड है, फ्लेवोनॉइड्स है, टेनिन्स हैं, सेपोनिन्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं, नहीं है क्योंकि बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सबके नेचर अलग होते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स मैंने देखे आपको बताए हैं, ठीक। तो उस सारी ही ड्रग्स को हमने क्या किया है, एक सेम क्लास में रखा है, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि उसका एक मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर क्या है, ठीक। इस सिस्टम की भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए एडवांटेजेस क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर इजी टू नो, आर ईजी एंड नोन टू स्टडी द ड्रग्स। क्योंकि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें पता हैं तो हम ईजिली उनको किस क्लास ऑफ ड्रग में रखना है ये हम पता लगा सकते हैं। अभी आगे आप फर्दर कोग्नोसी में पढ़ेंगे तो उसमें जैसे कुछ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं या अल्कोलॉइड्स होते हैं, तो उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे उन्हें यूटिलाइज़ किया जाता है। मतलब कुछ हैं जो एज एन एनाल्जेसिक यूज़ होते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनाल्जेसिक है तो एनाल्जेसिक की तरह यूज़ हो रहे होंगे। लेकिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स अगर होते हैं तो वो मोस्टली जितनी भी आपकी कार्डियक डिजीज़ होती हैं उनमें यूज़ होते हैं, ठीक है। एज एन ग्लाइकोसाइड है, ग्लाइकोसाइडिक कंटेंट है, लेकिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड है तो उसी में मोस्टली यूज़ करा जाता है। तो इसकी एक एडवांटेज है आपकी इस सिस्टम की कि हम ईजिली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि किस स्टडी के लिए, किस डिजीज़ के लिए हम ड्रग को यूज़ करने वाले हैं। बहुत पॉपुलर अप्रोच है क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में भी यही पॉइंट बताया था इसमें कि बहुत पॉपुलर अप्रोच है और मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं ड्रग्स को क्लासीफाई करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं सिस्टम की, ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन आर ग्रुप्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल। सेम हमने आपको जैसे एग्जांपल ने बताया अभी ऊपर की ड्रग्स चाहे ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग हो चाहे अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग हो, आपकी कहाँ रही है, सेम क्लास में। लिपिड्स हैं तो ऑर्गेनाइज भी उसी में आ रही हैं, अनऑर्गेनाइज भी उसी में आ रही हैं। आप नहीं बता सकते, नहीं ये चीज़ नहीं आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते कि आप ऑर्गेनाइज यूज़ कर रहे हो पार्ट के, अनऑर्गेनाइज पार्ट यूज़ कर रहे हो। कुछ कभी कभी ऐसा एक डिसएडवांटेज हमारी ये हो गई, एक डिसएडवांटेज हमारी और होती है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक प्लांट में एक सिंगल ही केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट हो।
फार्माकोग्नोसी जब आप पढ़ोगे आगे तो एक प्लांट के अंदर नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्लांट ले रहे हो, उसके अंदर अल्कलॉइडिक कंटेंट भी है, ग्लाइकोसाइडिक कंटेंट भी है, तो आप कैसे उसे क्लासीफाई करोगे, आप कैसे उसको किस क्लास में रखोगे, भाई आप ग्लाइकोसाइडिक क्लास प्रेफर करोगे कि आप अल्कलॉइडिक क्लास प्रेफर करोगे, ये डिफ़िकल्टी थोड़ी इस सिस्टम में आती है, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक आपका सिंकोना है, ठीक। सिंकोना के अंदर क्या है हमारा, इसमें अल्कलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और ग्लाइकोसाइडिक कंटेंट भी हमारा प्रेजेंट होता है। तो अब ये प्रॉब्लम आती है कि हम सिंकोना को किस क्लास में रखेंगे, ग्लाइकोसाइड्स के अंदर रखेंगे कि अल्कलॉइड्स के अंदर रखेंगे। सेम इसी तरह नटमग है आपका, नटमग के अंदर आपका फिक्स्ड ऑयल्स भी प्रेजेंट होते हैं और वॉलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम इनको किस क्लास में रखेंगे, फिक्स्ड ऑयल की क्लास में रखेंगे कि वॉलेटाइल ऑयल की क्लास में रखेंगे, ये प्रॉब्लम आती है। और ये आती है क्योंकि किसी भी ड्रग में या किसी भी प्लांट में लो, चाहे वो प्लांट ओरिजिनेटेड हो चाहे वो आपकी एनिमल ओरिजिनेटेड हो, नंबर ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स किसी भी एक ड्रग में प्रेजेंट हो सकते हैं और उनका केमिकल नेचर भी अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है आपका टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपने जैसे अपने बेसिक जब आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा, जहाँ पे हमने लिनेस का आपका टेक्सॉन के बेसिस पे उसने 5 टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसी तरह यहाँ पे भी हम ड्रग को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अगर आपने 11th-12th में अपनी बॉटनी पढ़ी हो तो वहाँ देखा होगा आपने क्लास, जीनस, स्पीशीज़, डिवीजन्स के बेसिस पे हमने क्या किया गया है, वहाँ पे उधर क्लास डिवाइड किया है, मतलब क्लासीफाई करा जाता है। चाहे वो आप जूलॉजी ले लीजिए तो वहाँ पे भी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक। और आप बॉटनी ले लीजिए तो वहाँ पे अगर आपने फैमिलीज़ पढ़ी हो सारी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, तो वहाँ पे भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हो, ठीक। तो थोड़ा बहुत वहाँ से ही रिलेटेड है ये यहाँ पे भी। टेक्सॉन में जब हम डिवाइड कर दें, हम ड्रग्स को उनकी स्पीशीज़ के बेसिस पे, उनके डिवीजन के बेसिस पे, फाइलम के बेसिस पे, एनिमल्स हुए तो फाइलम, सब फाइलम हो जाएगा, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, ठीक। उसके बेसिस पे जब हम उनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं या आपको क्लासिफिकेशन उनका करते हैं, तो आपका टेक्सॉन क्लासिफिकेशन कहलाता है। इन दिस सिस्टम द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। सेम टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो हम लोगों ने 11th-12th में अपनी पढ़ी थी, ठीक, जूलॉजी और बॉटनी में, वैसे ही यहाँ पे भी है कि हम टेक्सोनॉमी के बेसिस पे, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के बेसिस पे उनको हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि ड्रग्स को हम उसके सबसे पहले क्लासिफिकेशन आप लेके जाओगे तो डिवीजन पे लेके जाओगे, फिर क्लास पे आओगे, ऑर्डर पे आओगे, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ पे आओगे। ऐसे ही आप जूलॉजी में देखोगे एनिमल्स सोर्स से कोई ड्रग आ रही है, उन्हें क्लासीफाई करोगे तो फाइलम पे जाओगे, ऑर्डर पे जाओगे, फैमिली पे, फिर जीनस पे और फिर फाइनली स्पीशीज़ पे, ठीक। तो ये आपका इस तरह का क्लासिफिकेशन फॉलो होता है। इट इज़ प्योरली अ टाइप ऑफ बॉटनिकल क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ एनिमल्स, दे आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट फैमिलीज और टेक्सॉन। ये आपका सेम प्योरली क्लासिफिकेशन जब हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं ड्रग्स को क्लासीफाई करने के लिए, तो ये प्योरली आपका जो है वो टेक्सॉन बेस्ड ही क्लासिफिकेशन होता है कि आप किसी भी डिफरेंट ड्रग को, चाहे वो एनिमल ओरिजिनेटेड हो, चाहे वो प्लांट ओरिजिनेटेड हो, चाहे वो मिनरल ओरिजिनेटेड हो, आप उनको उनके टेक्सॉन के बेसिस पे क्लासीफाई करोगे, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है इन्होंने नक्स वोमिका का। नक्स वोमिका का जो आपका बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, स्ट्रेचनस नक्स वोमिका, ठीक। अब इन्होंने डिवीज़न, जब इसका आप क्लासिफिकेशन करोगे इसके टेक्सॉन के बेस पे, तो डिवीज़न अगर देखो आप प्लांट का तो ये एंजियोस्पर्म के अंदर आता है, ठीक। क्लास देखो तो आपकी डाइकोटिलिडेंस की क्लास है ये। ऑर्डर देखो तो जेंशियल्स ऑर्डर है, फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है, जीनस आपकी स्ट्रेचनस और स्पीशीज़ नक्स वोमिका। ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं किसी का भी टेक्सोनॉमी के बेसिस पे, तो हम जीनस को अलग अंडरलाइन करते हैं और स्पीशीज़ को अलग अंडरलाइन करते हैं। सेम जब भी आप बायोलॉजिकल नेम लिखोगे किसी भी ड्रग का, तो ये पता होगा आप लोगों को जहाँ तक है कि पहला वाला जो वर्ड होता है ये जीनस होता है और सेकंड वाला स्पीशीज़ होती है, ठीक। तो इसी के बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमारा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसकी भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। इट विल प्रोवाइड प्रॉपर आइडिया अबाउट स्पीशीज़ एंड वैराइटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर सेम प्लांट की नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक, स्ट्रेचनस नक्स वोमिका की ही बात कर लो, अगर इसकी और फर्दर स्पीशीज़ हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई या इजीली उनको क्लासीफाई कर सकते हो कि आप कौन सी
स्पीशीज़ को, फैमिली तो सबकी सेम होगी, सारी लेग्यूमिनेसी फैमिली की होंगी, लेकिन वो और फर्दर उसकी कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक, उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे या टैक्सॉन क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दिस सिस्टम इज क्रिटिसाइज फॉर इट्स फेलियर टू रिकॉग्नाइज दी ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज नेचर ऑफ क्रूड ड्रग। सेम वही चीज़, आप ऑर्गेनाइज नेचर यूज़ कर रहे हो ड्रग का कि अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, इसको आप इस सिस्टम से भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। केमिकल नेचर क्या है कंपोनेंट का, ठीक, केमिकल नेचर क्या है, ड्रग के अंदर क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अल्कलॉइड ग्रुप की है, फ्लेवोनॉइड ग्रुप की है, सेपोनिन ग्रुप की है, ठीक, तो ये चीज़ आप इससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये आपका पता लगा पाना थोड़ा इसका मुश्किल होता है। थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस, थेरेपेटिक यूज़ क्या है ड्रग का, क्या एक्टिविटी शो करेगी बॉडी में जाके, ये भी आप इस क्लास ऑफ ड्रग से या इस क्लासिफिकेशन से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज नेक्स्ट है आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? फार्माकोलॉजी अगर आप देखिए टर्म क्या होती है, तो फार्माकोलॉजी वो स्टडी है, वो ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जहाँ पे हम ड्रग की स्टडी करते हैं कि वो बॉडी के अंदर जाके किस तरह का थेरेपेटिक रिस्पॉन्स शो कर रही है, क्या एक्टिविटी आपकी बॉडी में शो कर रही है, ठीक। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम देखें, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम ड्रग को उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो वो हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। देख लीजिए, हियर द crude drugs are grouped according to the pharmacological action और therapeutic action of their chief active constituent, जो भी उसका प्रिंसिपल एक्टिव कंपोनेंट है। जैसे भी हमने आपको बताया कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड जितने भी होते हैं वो मोस्टली आपकी कार्डियक डिजीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो वो आपका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसका क्या है? ग्लाइकोसाइडिक है, और उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो मोस्टली आपकी कार्डियक डिजीज़ के लिए ही यूज़ होते हैं, तो वो आपकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे है। नेक्स्ट है, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। क्या बॉडी में आपकी ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रही हैं? अगर डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग हैं, डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं, लेकिन उनका थेरेपेटिक एक्शन आपकी बॉडी में सेम है, जाके चाहे वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज़ हो रही हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज़ हो रही हो, बॉडी के अंदर जाके वो आपकी एज एन एंटीपायरेटिक काम कर रही हैं, या एज एन एनाल्जेसिक काम कर रही हैं, या एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम कर रही हैं, वो सारी ड्रग्स आपकी सेम एक ही क्लास में आके रखी जाएंगी। द ड्रग्स डिफरिंग इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बट हैविंग सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑल्सो ग्रुप्ड इन सेम ग्रुप्स। अगर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, एज एन एंटी माइक्रोबियल आपकी बॉडी में वो काम कर रही हैं, लेकिन उनका वे ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिस एक्टिविटी वो आपकी बॉडी में एज एन एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ही परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से बॉडी में आपकी काम कर रही हैं वो चीज़ डिफरेंट है, स्टिल वो आपका सेम ही ग्रुप में आएंगी। जैसे बल्क परगेटिव ले लीजिए, इरिटेंट परगेटिव ले लीजिए, इमोलियन परगेटिव ले लीजिए, इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, सब एज एन परगेटिव ही काम कर रहे हैं। तो जितने भी हैं हमारे सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे परगेटिव हुए, ठीक, बल्क परगेटिव हुआ, इरिटेंट परगेटिव हुआ, इमोलियन परगेटिव हुआ, सबकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि सब एज अ परगेटिव ही काम कर रहे हैं आपकी बॉडी में। लेकिन बल्क परगेटिव की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होती है, मतलब वो भी परगेटिव एक्शन देगी, लेकिन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वे ऑफ एक्शन अलग होगा। इरिटेंट परगेटिव भी परगेटिव एक्शन देंगे, लेकिन उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होगा, सेम फॉर द इमोलियंट। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को जब हम यूज़ करते हैं तो चाहे वो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही क्यों ना शो कर रहे हों, डिफरेंट काम करने का ड्रग का तरीका क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी एक्टिविटी सेम है, सेम सारे के सारे एज अ परगेटिव काम कर रहे हैं, तो उनको सेम क्लास ऑफ ड्रग में ही हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक। जैसे कि आपके कार्डियक डिप्रेसेंट हुए, सिंकोना हुआ, वेरेट्रेम हुआ, ये दोनों ड्रग्स आपकी एज अ कार्डियक डिप्रेसेंट काम करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है? यहाँ पे हमने ड्रग की क्या थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है, कार्डियक डिप्रेसेंट की तरह ड्रग यूज़ हो रही है, तो अब वो कहीं भी किसी भी क्लास ऑफ ड्रग को बिलोंग करती हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज़ हो रही हो, चाहे ऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज़ हो रही हो, चाहे हम उसकी लीव, बार्क, स्टेम कुछ भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन उनकी क्योंकि हमने कार्डियक डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी ली है, तो जितनी भी ड्रग्स होंगी जो एज अ कार्डियक डिप्रेसेंट यूज़ हो रही होंगी, उनको हम क्या करेंगे? कार्डियक डिप्रेसेंट की क्लास में ही रखेंगे। सेम अगर हम कार्डियोटॉनिक्स ले रहे हैं, ठीक, कार्डियोटॉनिक्स में अब डिजिटैलिस हुई, स्क्विल हुई, स्ट्रोफेंथस हुई, ये सारी ही अलग अलग ड्रग्स हैं, ठीक, लेकिन सबका काम, इस डिजिटैलिस का हम अलग पार्ट यूज़ कर सकते हैं,
स्क्विल का हम अलग पार्ट यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है इसकी स्टेम यूज़ हो रही हो सकता है डिटेल इसकी लीव्स यूज़ हो रही हो, ठीक। यहाँ पे भी डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगा। कहीं आप मॉर्फोलॉजी क्लासिक के बेसिस पे अगर आप क्लासीफाई करो तो फिर डिफर कर जाएंगी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो अब जितनी भी कार्डियोटोनिक ड्रग्स होंगी, मतलब जिनकी एक्टिविटी एज अ कार्डियोटोनिक होगी, वो सारे के सारे हमारे इसी क्लास के अंदर आएंगी। सेम एक्सपेक्टोरेंट हैं, लिकोराइस हुआ हमारा, यहाँ पे भी क्लास डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं, एपिक्वाना हुआ, वसाका हुआ, ये सारी की सारी ड्रग्स हमारी एज एन एक्सपेक्टोरेंट यूज़ होती हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स हमारे जो हमारे अस्थमा वगैरह में यूज़ होते हैं, फिड्रा हुआ, टी हुई, ये हमारी एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज़ होती है। एनाल्जेसिक, सेंट्रल एनाल्जेसिक के मतलब हमारा ओपीएम है, ओपीएम के अलावा हम कोई और ड्रग ले रहे हों जिसकी एक्टिविटी एज एन एनाल्जेसिक की ही तरह हो हमारी बॉडी में, डिफरेंट फॉर्म, सेम चीज़ चाहे वो ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज फॉर्म यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर उनकी एक्टिविटी एज एन एनाल्जेसिक होगी तो हम सबको एज एन एनाल्जेसिक क्लासीफाई, जब आप क्लासिफिकेशन यूज़ करोगे, इस सिस्टम को यूज़ करोगे तो सबको आप एनाल्जेसिक क्लास में ही रखोगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका सीएनएस स्टिमुलेंट्स, कॉफ़ी हुआ एक एग्जाम्पल है इसका, इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स की तरह यूज़ होती हैं, ठीक। वो भी उनकी एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकता है, चीज़ें अलग हो सकती हैं, हो सकता है कि हम किसी ड्रग का एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो एज अ सीएनएस हमारा स्टिमुलेंट की तरह यूज़ हो रहा हो, हम एक्सट्रैक्ट की जगह किसी का गम यूज़ कर रहे हो, वो एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह यूज़ हो रहा हो, हम किसी लीफ को यूज़ कर रहे हो, वो एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट यूज़ हो रही है, ठीक। लेकिन सेम वही चीज़ ऑर्गेनाइज हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक, डिफरेंट पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक। लेकिन आ किस में रही हैं, सब सीएनएस स्टिमुलेंट की क्लास में। क्यों? क्योंकि वो सारी ही ड्रग्स सीएनएस स्टिमुलेंट एक्टिविटी आपकी बॉडी में जाके शो कर रही हैं। सेम इस सिस्टम की भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। The special advantage is that if even chemical constituent of the crude drugs are not known, they can be classified properly on the basis of therapeutic और pharmacological effect। हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है, हम नहीं जानते कि कॉफ़ी के अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जो सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह कॉफ़ी काम कर रही, हमें नहीं पता फिड्रा के अंदर ऐसा क्या केमिकल कंपोनेंट है जो एज अ ब्रोंकोडायलेटर काम कर रही, ठीक। टी और फिड्रा का अगर हम कंपैरिजन करें उसमें भी हमें नहीं पता कि क्या केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर, ऐसा क्या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो ये एक्टिविटी शो कर रही है। स्टिल क्योंकि हमें पता है कि टी और इफिड्रा हमारी सारी दोनों ही एज अ ब्रोंकोडायलेटर काम कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको क्लासीफाई फिर भी कर सकते हैं और उनको हम सेम क्लास में रख सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है। हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें अपने क्रूड ड्रग के नोन नहीं होते, लेकिन हमें उसकी थेरेप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पता होता है, तो इसलिए हम उनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स या डिफरेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ड्रग को भी हम क्या कर सकते हैं, सेम क्लास में उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे रख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इस सिस्टम की, रिगार्डलेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमिकल स्टेटस और केमिकल स्टेट नेचर ऑफ द ड्रग्स आर ग्रुप टुगेदर। वही चीज़ कि ड्रग की ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, हम उनको एक ही क्लास में रखेंगे, एक ही जगह पे रखेंगे। तो ये किसकी डिसएडवांटेजेस हम नहीं पता लगा पाएंगे फिर कि हम इफेड्रा का क्या पार्ट यूज़ कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली उसका क्या पार्ट यूज़ हो रहा है, या फिर आपका टी का जो है वो एज एन ब्रोंकोडायलेटर क्या पार्ट यूज़ हो रहा है, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग यूज़ कर रहे हो कि अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ ये पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। जैसे कि आपका एग्जांपल दिया है यहाँ पे, सिन्ना है, कैस्टर ऑयल है, जलप है, ये सारे क्या है, ग्रुप टुगेदर एज अ परगेटिव, ठीक, या ग्रुप टुगेदर एक्सलेटिव। क्योंकि हमने अब कैस्टर ऑयल क्या है, ऑयल है, ठीक, सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग है। सिन्ना की लीव्स यूज़ करते हैं हम लोग, लीव्स क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग है, ठीक। तो यहाँ पे अब हमें ये नहीं पता कि ड्रग, अब ये तो चलिए पता है तो मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप क्लासिफिकेशन देखो तो जिसको नहीं पता कि कैस्टर ऑयल क्या है, क्या फॉर्म यूज़ होती है, सिन्ना की क्या फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन क्योंकि एज अ परगेटिव या एज अ लेग्जेटिव ये यूज़ हो रहे हैं, तो हमने इनको क्या करा है, सेम क्लास ऑफ ड्रग में रख दिया है। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जैसे आप नेम से ही इंडिकेट हो रहा है आपको, यहाँ पे हम कीमोटेक्सोनॉमिकल मतलब हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर आप प्लांट के केस में बात कर रहे हैं तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म जो है वो ज़्यादा
प्रेफर करेंगे हम, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे भी, और जो टेक्सोनॉमी है, किस टेक्सॉन में उसको डिवाइड किया है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम यूज़ करते हैं ड्रग को क्लासीफाई करने के लिए, तो उस तरह के सिस्टम को हम कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ केमिकल कंपाउंड्स और ग्रुप्स ऑफ बायोसिंथेटिकली रिलेटेड ग्रुप्स इन सीरीज ऑफ रिलेटेड प्लांट्स, मतलब प्लांट हमारा रिलेटेड है, उनके बायोकेमिकल कंपोनेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, और प्लांट किस सीरीज या किस टेक्सॉन को बिलोंग कर रहा है ये भी हमारा उसी के अंदर इंक्लूडेड है। इन दिस सिस्टम इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू टेक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। सेम जो चीज़ हमने आपको वर्ड से बताई कि टेक्सोनॉमिकल स्टेटस को भी हम सेम प्रेफरेंस देते हैं इसमें, मतलब उसको भी कंसिडर करते हैं, और हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे ड्रग में क्या हैं उनको भी हम प्रेफर करते हैं। दोनों को साथ में लेके जब हम दोनों ही फैक्टर्स को, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और टेक्सॉन, दोनों को ही टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ड्रग का क्या है, उन दोनों को ही जब हम कंसिडर करके अपनी ड्रग को किसी सिस्टम में क्लासीफाई करते हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। The characters most often studied in chemotaxonomical and secondary metabolites of the pharmaceutical significance such as alkaloids, glycosides, flavonoids. मोस्टली कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो जो हमारे ड्रग के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग के, चाहे वो जैसे कि अल्कलॉइड हुए, ग्लाइकोसाइड्स हुए, फ्लेवोनॉइड्स हुए, इनके हम मोस्टली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स हैं, ठीक, अल्कलॉइड्स एक क्लास ऑफ ड्रग है, लेकिन हम यहाँ उसके एक मेटाबोलाइट की बात कर रहे हैं, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स को, ठीक। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड जो होते हैं वो हमारे जनरली किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, मेंबर ऑफ सोलेनेसी। तो जितने भी हमारे, मोस्टली ऐसा होगा कि जितने भी हमारी ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की ड्रग्स होंगी या जिन ड्रग्स के अंदर हमारा ट्रोपेन अल्कलॉइड प्रेजेंट होगा वो मोस्टली हमारी किस फैमिली को बिलोंग करेंगी, सोलेनेसी को। अब सोलेनेसी यहाँ पे क्या हो गया, ये टेक्सॉन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक। यहाँ पे हम टेक्सोनॉमिकल स्टेटस को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे अब दूसरा आपका क्या है, अल्कलॉइड है या ट्रोपेन कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे आ गए, ठीक। मतलब आपने क्लासिफाई किया ड्रग को दोनों ही फैक्टर्स को लेके, टेक्सोनॉमिकल स्टेटस को भी लेके क्लासिफाई किया और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है उसको लेके भी क्लासिफाई किया, ठीक। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड जो हमारे होते हैं इनका जब हम क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी हम ट्रोपेन अल्कलॉइड जब हम ले रहे हैं, तो ये मोस्टली जितने भी ट्रोपेन अल्कलॉइड्स होते हैं या ट्रोपेन अल्कलॉइड कंटेंट हमारा होता है, ये सोलेनेसी फैमिली की जितनी भी ड्रग्स हैं टेक्सॉन बेसिस पे अगर देखा जाए तो वो सोलेनेसी फैमिली में टेक्सॉन आपका ट्रोपेन अल्कलॉइड प्रेजेंट होता ही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल एक और दिया है यहाँ पे, वॉलेटाइल ऑयल्स, ठीक। वॉलेटाइल ऑयल्स क्या हो गया आपका, केमिकल कंपोनेंट हो गया। अम्बिलिफेरी क्या हो गई, टेक्सॉन हो गया, अम्बिलिफेरी फैमिली है, ठीक। तो अब यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अम्बिलिफेरी के फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उनमें मोस्टली वॉलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इस तरह के सिस्टम में आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी प्रेफरेंस दी है और साथ में हमने टेक्सॉन को भी या उसके टेक्सोनॉमिकल स्टेटस को भी हमने ऐड ऑन किया है। तो मतलब जहाँ पे हम कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं वहाँ पे हम प्लांट के अंदर के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी प्रेफर करते हैं, उनको भी उतनी ही वेटेज देते हैं, और साथ में उसके क्या टेक्सोनॉमिकल स्टेटस है, किस फैमिली को, किस जीनस को, किस स्पीशीज़ को बिलोंग कर रहा है, क्या उसकी स्पीशीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, उसको भी उतना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है आपका, और ये लास्ट मेथड हमारा क्लासिफिकेशन का है। सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हमारा जो मोस्टली यूज़ होता है वो हमारे सिरम्स या एंटी सिरम्स जो होते हैं हमारे प्लांट के अंदर, या प्लांट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि आपने नेचुरल ओरिजिनेटेड से बात करी, यहाँ माइक्रोब्स भी आप ले रहे हो, ठीक है, एनिमल्स भी ले रहे हो, ठीक है। तो इंसुलिन हमारी जो होती है वो एनिमल ओरिजिनेटेड जो हम लोग लेते हैं, वो अब तो सिंथेटिक भी बनने लगी हैं, तो वो हमारा सिरम्स के अंदर आ गई। एंड जो हम लोग अभी वैक्सीन्स वगैरह लगा रहे हैं वो सब क्या है, एंटी सिरम यूज़ हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ इस तरह से जब हम ड्रग का क्लासिफिकेशन करें, है वो भी नेचुरल ओरिजिनेटेड, वो भी हमारी नेचुरल सोर्स से ही मिल रही हैं हमको, ठीक है। तो उस तरह का क्लासिफिकेशन या सिरम्स का क्लासिफिकेशन हम मोस्टली सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू करते हैं। इसको समझने से पहले या सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को समझने से पहले आपको कुछ
टर्म्स समझनी पड़ेंगी कि क्या है एंटीजन, क्या है एंटीसीरम, क्या है एंटीबॉडी, क्योंकि आप मोस्टली ये आपका थोड़ा सा लीक से हट के टॉपिक मतलब पॉइंट है कि क्योंकि आप क्लासिफिकेशन सीरम्स का कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पहले सीरम होते क्या हैं, एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। सीरोलॉजी देखिए क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ पोर्शन ऑफ बायोलॉजी विच इज़ कंसर्न विद द नेचर एंड इंटरेक्शन ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल एंड एंटीबॉडीज़ मटेरियल। जब कोई एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की आपस में रिएक्शन या आपस में कह सकते हैं आप आपस में वो एक्शन मतलब एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करती हैं, तो उस केस में उसकी या उसकी स्टडी जो हमारी होती है वो हमारी सीरोलॉजी कहलाती है। प्रोटीन्स मोस्ट वाइडली यूज एज एन एंटीजन इन सीरोटेक्सोनॉमी एंड आर दोज विच कैरी यूजफुल टेक्सोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन। मोस्टली जो हमारी ड्रग्स प्रोटीनीशियस नेचर की होती हैं, क्योंकि जितने भी हम एंटी सीरम्स यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक। तो जो हमारे एंटीजेंस होते हैं या जो प्रोटीनीशियस नेचर की ड्रग्स होती हैं उनको हम जो हमारे एनिमल सोर्स से मोस्टली मिलती हैं उनको हम क्या करते हैं, सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ आपको इस समझने से पहले आपको ये वही दो टर्म जो हमने आपको बोली कि समझनी पड़ेगी। सीरोलॉजी तो हमने आपको बता दी कि एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन की स्टडी के लिए हम सीरोलॉजी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटी सीरम क्या होता है। एंटीजन कोग्नोसी से हट के भी आपने और सच में पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम अपने के एंटीजेंस क्या होते हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो एज एन हमारी बॉडी उसको क्या करती है, एज एन एंटीजन लेती है, ठीक, और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। क्योंकि अगर वो फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी के एनवायरनमेंट के लिए कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक, तो हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट से तो मैच नहीं खाएगी कहीं पे। कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, वायरसेस बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो उनको हमारी बॉडी क्या करती है, एज एन एंटीजन लेती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। ये जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। अगर ये मतलब जैसे जिस टाइप का प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, हमारी जो टी सेल्स होती हैं, जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारी, वो उस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। मतलब वो एंटीबॉडीज़ सिर्फ उन्हीं एंटीजेंस पे काम करेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने नॉर्मल सेल्स पे काम करना शुरू कर दिया एज एन एंटीबॉडी तो वो हमारी बॉडी के नेचुरल सेल्स को, जो नॉर्मल सेल्स होंगी, नेचुरल प्रोटीन जैसे हमारा मैटर होगा, उसको भी किल करने लगेंगी, ठीक। तो ऐसा नहीं होता। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन जाता है तो एज अ हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। देखिए आगे इसमें व्हेन फॉरेन सेल्स और पार्टिकल्स, जिनको हम एंटीजन बोल रहे हैं, जो फॉरेन मैटर है हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड, ठीक। जब भी कोई फॉरेन मटेरियल, फॉरेन सेल, फॉरेन पार्टिकल हमारी इस बॉडी के अंदर जाता है या इंट्रोड्यूस होता है, तो उस बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, जब उसके अंदर कोई पार्टिकल एज एन एंटीजन जाएगा तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है ब्लड के अंदर, क्योंकि हमारी वाइट ब्लड सेल्स ब्लड में ही प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड के अंदर हमारी क्या होंगी, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं इनको हम टर्म एंटी सीरम भी बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ भी बोल सकते हैं, एंटी सीरम भी बोल सकते हैं, ठीक। द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज कॉल्ड एज एंटीजन। जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रहा है या जो एंटी सीरम का फॉर्मेशन सब्सटेंस कर रहा है वो क्या है हमारा, ये एंटीजन। ये बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तभी हमारी बॉडी के अंदर एंटी सीरम या एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। ये जो एंटीजन एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, ये स्पेसिफिकली एक टाइप के होते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो स्पेसिफिकली जो एंटीजेंस एंटर करेंगे उन एंटीजेंस के अगेंस्ट ही वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स इन द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू द एंटीजन इज कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़। वही पॉइंट है कि जो एंटीजन हमारा एंटर करेगा उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे जिनको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं।
ये तो आपका सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के लिए हमने आपको टर्म्स बताई कि क्या है एंटीजन, क्या है एंटीबॉडी, क्या है एंटी सीरम और सीरोलॉजी क्या होती है। अब देखिए आपके इसमें क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम। क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो टोटली डिपेंड करता है कि अगर हमारा प्लांट है और प्लांट के अंदर या कोई एनिमल सोर्स भी हम ले रहे हैं, उसके अंदर हमारा अगर उस प्लांट या एनिमल सोर्स के अंदर जो भी हम क्रूड ड्रग अपनी ले रहे हैं उसमें अगर हमारा कोई कंटेंट है जो एज अ प्रोटीन है, ठीक है, वो यूज़ हो रहा है, तो उसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। टू नो द क्लोजनेस ऑफ अ टेक्सॉन ए, अगर हम कोई एक टेक्सॉन या एक टेक्सोनॉमिकल स्टेटस से देखें तो अगर हम कोई एक ए प्लांट ले रहे हैं, ठीक, ए हमारा प्लांट है या कोई ए कंपोनेंट है जिसका नेचर प्रोटीनिशियस है, हमें अभी नहीं पता कि वो क्या एक्टिविटी शो करेगा या हम उसको किस क्लास में रखने वाले हैं, हमें नहीं पता, ठीक ठीक। विद बी सी डी एंड ई, ठीक, इस ए की क्लोजनेस हमें ये पता है कि बी के साथ है, सी के साथ है, डी के साथ है, ई के साथ है, कितनी है नहीं पता। ये ए कोई प्लांट है, बी सी डी ई इसी के साथ है, कितने क्लोज हैं ये हम नहीं जानते। तो हमें क्या करना है, इन सबको ए बी सी डी को क्लासीफाई करना है कि हम उसको ए, अगर ए प्लांट है तो बी वाला इसी के साथ आएगा कि इससे कुछ अलग होगा, सी वाला इसके साथ आएगा कि इससे कुछ अलग होगा, या ए बी सी हमारे सेम में आएंगे या कुछ अलग होंगे, ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्रोटीनिशियस नेचर को, एंटी सीरम के किस तरह का ये है, बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा और तब हम इसको सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक। तो अब इन्होंने क्या करा है, इस एग्जांपल में इन्होंने कोई एक ए प्लांट लिया है और उस ए प्लांट का जो प्रोटीनिशियस कंपोनेंट है उसको हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करके हमने इंजेक्ट कर दिया एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर। एक्सपेरिमेंटल एनिमल हमारा रैबिट भी हम ले सकते हैं, मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं रैबिट है और माइस यूज़ करते हैं अपनी स्टडीज़ में, ठीक। तो हमने एनिमल या रैबिट किसी के अंदर भी उसको हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, इंजेक्ट करवा दिया। अब इसका जो प्रोटीन निकाल के हमने इंट्रोड्यूस करवाया है ये उस बॉडी के लिए तो एज अ फॉरेन मटेरियल है, उस बॉडी के अंदर तो वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, हमने इस प्लांट से निकाल के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है, तो वो बॉडी के लिए वो किस तरह से एज एन एंटीजन काम करेगा, ठीक। द एक्सपेरिमेंटल एनिमल इन रिटर्न प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। जब वो हमारा कंपोनेंट या वो प्रोटीनिशियस मैटर हमारा ए कंपोनेंट जो हमारा ए प्लांट से हमने निकाला है और निकाल के उसको हमने अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर इंजेक्ट किया है, तो वो हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल में क्या कर रहा है, एज एन एंटीबॉडी एंटीजन काम कर रहा है और हमारी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, ठीक। अभी हमने आपको पीछे बताया कि जो एंटीजेंस हम डालते हैं बॉडी के अंदर जो जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज़ ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। सेम चीज़, द एंटीबॉडीज़ आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एनिमल इन फॉर्म ऑफ एंटी सीरम। अब हमने ए प्लांट से प्रोटीन निकाला, उसको एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक। अब एक्सपेरिमेंटल एनिमल की बॉडी उसको क्या करेगी, एज एन एंटीजन लेगी उस प्रोटीन को और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, ठीक, प्रोड्यूस करेगी एज एन एंटीबॉडी। तो वो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, अभी हमने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। ए टाइप अगर एंटीजन गया है या ए को बॉडी ने एज एन एंटीजन लिया है तो सिर्फ वो उस ए के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा और वो हाईली स्पेसिफिक होंगी और उनका इंटरेक्शन जो होगा वो हाईली स्पेसिफिक होगा, मतलब अब ए से है तो वो किसी और से इंटरेक्ट नहीं करेगी जाके, ठीक। सेम केस में अब हम क्या कर रहे हैं, हमने उन एंटीबॉडीज़ को जो हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर बनी थी हमने उसको वहाँ से क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये हमारी क्या हुई, एंटीबॉडीज़ हुई। एंटीबॉडीज़ को हम एंटी सीरम भी बोलते हैं, ठीक। When this anti-serum is then allowed to react with the original protein extracted from A, complete coagulation take place। क्योंकि ये जो A से हमारा एंटी सीरम हमने लिया है ये एज एन एंटीजन बॉडी में एक्सपेरिमेंटल एनिमल की गया है, एक्सपेरिमेंटल एनिमल ने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि ए को ही उसने रिकॉग्नाइज़ किया है और एक अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करी हैं, ठीक। तो अब ये चीज़ सिंपल है कि अगर हमने उन एंटीबॉडीज़ को एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट आउट करके निकाल लिया है और उन एंटीबॉडीज़ को हम एंटी सीरम टर्म भी यूज़ करके बोल रहे हैं, तो जब आपने उसको बाहर निकाल लिया है और बाहर भी मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी अगर हम उसको ए प्रोटीन से रिएक्ट करवाएंगे
उस एंटी सीरम को, तो ऑब्वियसली एंटीजन एंटीबॉडीज़ अगर आप मिलते हैं तो उनमें कोगुलेशन होता है, ये चीज़ पता है आपको, ठीक। ए और बी जब रिएक्ट करेंगे, मतलब जब आपका एंटी सीरम, जो आपका एंटीजन ए है, जो प्रोटीन आपने प्लांट से लिया था, इसको जब आप एनिमल बॉडी से एक्सट्रैक्टेड जो आपका एंटी सीरम है उससे रिएक्ट करवाओगे तो कोगुलेशन होगा, ठीक। ये तो आपको पता चल गया क्योंकि ये स्पेसिफिक था, ए के लिए था और ए ही आपने इंजेक्ट किया था और उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनी हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन दिस एंटी सीरम इज अलाउड टू रिएक्ट विद द प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अदर टैक्सॉन। अब क्योंकि आपने ए इंजेक्ट किया था तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल ने जो अपने उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनाई हैं वो ए के अगेंस्ट ही बनाई हैं। आपको नहीं पता ए और बी, आपको क्लासीफाई करना है इन पांचों में से कि किस सेम क्लास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ए को बी में लेके जाओगे, सी को सी से देखोगे क्योंकि इस एंटीजन जो बने हैं, जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो स्पेसिफिकली ए के लिए ही बनी है। अब हम क्या करेंगे, सेम एंटी सीरम जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है एनिमल से, उसको हम बी टैक्सॉन से भी करवाएंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे, सी से भी करवाएंगे, डी से भी करवाएंगे और ई से भी करवाएंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि इस ए के क्लोज क्या क्या आ रहा है, बी कितना क्लोज है, सी कितना क्लोज है, डी कितना है, ई कितना है, क्योंकि हम उनको क्लासीफाई करके सेम क्लास में लेके जाना है, ठीक। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम एंटी सीरम जो हमने एक्सपेरिमेंटल एनिमल की बॉडी से निकाला है, एंटीबॉडीज़ जो बनी है क्योंकि वो ए के लिए स्पेसिफिकली बनी हैं, उनको हम बी से, सी से, डी से और ई से रिएक्ट करके देखेंगे कि डिग्री ऑफ कोगुलेशन क्या आ रहा है। अगर डिग्री ऑफ कोगुलेशन हमारा ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स वो टैक्सॉन हमारा ए से ज़्यादा रिलेट कर रहा है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो स्पेसिफिकली ए के लिए ही बनी हैं। तो अगर क्लोजनेस कोगुलेशन की किसी प्लांट को हम ले रहे हैं बी टैक्सॉन से, सी टैक्सॉन से, डी से या ई से, अगर उसका कोगुलेशन रेट हमारे ए के कंपैरिजन में ज़्यादा मैच खा रहा है, जितना ए का हो रहा है समवट उतना ही बी का हो रहा है, तो इसका मतलब ए और बी हमारा क्या कर रहा है, सेम क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बनी स्पेसिफिकली ए के लिए थी, बी वाले में भी वो सेम कोगुलेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एंटी सीरम जो एंटीजन ए की प्रॉपर्टीज़ थी वही बी की भी कहीं ना कहीं है, ठीक। तो यही चीज़ हम देखते हैं और इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। द डिग्री ऑफ कोगुलेशन आर कंपेयर्ड टू नो द क्लोजनेस ऑफ टैक्सा। हम कोगुलेशन करवाएंगे उसी जो एंटी सीरम हमने बनाया है एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, ए में तो जाके वो कोगुलेशन कर ही रहा है क्योंकि वो ए के अगेंस्ट ही बना है। हम बी में, सी में और डी में भी कोगुलेशन करवाते हैं और फिर डिग्री ऑफ क्लोजनेस देखते हैं कि कितना ज़्यादा क्लोज कोगुलेशन, जिस तरह से कोगुलेशन रेट ए में आ रहा है उसी तरह से बी, सी, डी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या किस में ज़्यादा क्लोज आ रहा है। जो ज़्यादा क्लोज में आएगा उसको हम सेम क्लास में रखेंगे। अगर डिग्री ऑफ कोगुलेशन हमारी ए में है जितनी, उतनी ही बी में आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमारा ए और बी हमारा किस चीज़ को बिलोंग कर रहे हैं, सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। ए में आ रही है मान लीजिए और डी में आ रही है, ई में भी आ रही है, इसका मतलब डिग्री ऑफ कोगुलेशन सेम आ रही है, समवॉट क्लोज आ रही है। इसका मतलब हमारा ए, डी और ई हमारी क्या है, सेम टैक्सॉन या सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे एंटी सीरम्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं उनका मोस्टली हम क्लासिफिकेशन सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे करते हैं। थैंक यू बेटा।